नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त हो चली है, तो ऐसे समय में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के प्रोत्साहन से हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे कल के जो मेहमान थे श्री गोपाल सिन्हा जी, आज उन्हीं के साथ साक्षात्कार का अगला भाग आप सभी के समक्ष उपस्थित है। सर, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमको ये भी पता चला है कि आपने आधुनिक लखनऊ के रंगमंच के इतिहास पर एक पुस्तक भी लिखी है, तो उसके बारे में भी कुछ हमें जानकारी दें। नहीं तो आपने बिल्कुल कहा जाए, मैं तो आजकल इसी में लगा हुआ हूँ और कहा जाए कि मैं इसमें ही घूम रहा हूँ आजकल। देखिए, ऐसा हुआ कि 2002 जैसे बताया ना मैंने, मैं भारंगम में गया था। तो वहाँ पे जब डायरेक्टर्स मीट होती है तो बड़ा इंटरेक्शन होता है। तो वहाँ पर जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे या जो भी यंगस्टर्स थे, तो ऐसी बात होने लगी कि आपका लखनऊ में तो बड़ा मतलब बहुत बढ़िया थिएटर होता है, सुना है ये है वो। तो मैंने उनसे कुछ लखनऊ के बारे में जिक्र किया, तो बोले अच्छा वो हमारे साथ के लड़के हैं या मैं जानता हूँ या मैं गया था लखनऊ में, अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लखनऊ के रंगमंच का जो इतना इतिहास रहा है, बहुत ही शानदार इतिहास रहा है, तो ये तो लोगों को पता होना चाहिए। मतलब कम से कम हमारे लखनऊ के लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं लखनऊ में रहा या मेरा लखनऊ में दोस्त हैं, थिएटर में है, वो तो बता, उनको तो ऐसा कुछ नहीं मालूम। तो जैसे हाँ, वो केबी चंद्रा साहब हैं, अब वो आ रहे हैं तो उन्होंने पूछा होगा कौन है केबी चंद्रा, तो उन्होंने कहा पता नहीं, कोई मुझे मालूम नहीं केबी चंद्रा। जबकि केबी चंद्रा साहब का मतलब एक अपने टाइम के वो बड़े जाने माने, वो 2002 में तो बहुत दिनों बाद उन्होंने वापसी करी थी नाटकों में, कथा एक कम से। तो मैं लखनऊ आया तो फिर मैंने कुछ कहा कि यार ये कुछ करना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर उस समय संगीत नाटक एकेडमी में असिस्टेंट सेक्रेटरी थे और अमृतलाल नागर जी के पुत्र थे डॉक्टर शरद नागर। बहुत कुछ लिखा पढ़ा है उन्होंने, बहुत जानी मानी हस्ती रहे हैं। उन्होंने कुछ लखनऊ रंगमंच के बारे में कुछ पुराने पे कुछ उन्होंने लिखा पढ़ा है। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने मुझे अपना एक आर्टिकल निकाल के दिया कि भाई ये देखो मैंने कुछ किया था और मैं तो आजकल एक पुस्तक पे बेच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो मेरे पास मटेरियल नहीं है, और तो अमृतलाल नागर जी ने कुछ अपना संस्मरण लिखा है, तो देख लो कर लो, और जो मेरी हेल्प चाहिए इसमें तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने उसको लेके आया, तो फिर मैंने खोजना शुरू किया, पुराने लोगों से मैंने बात शुरू करी, पता लगाया मुझे कौन कौन लोग हैं। फिर मैंने उन लोगों से मुलाकात करी, उनके साथ बैठा मैं। लेकिन जैसे बताया मैंने, चूंकि मैं जॉब में था और जॉब के साथ मैंने कभी नाटक को बीच में नहीं आने दिया। जो भी मेरी हॉबी थी, मैं जॉब को प्रेफरेंस प्लस, फिर मेरे प्रमोशन हो रहे थे अपने जॉब में, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, तो इन चीज़ों के लिए टाइम पूरा निकालना बड़ा मुश्किल होता था। कभी संडे को मिला तो टाइम लिया, बैठ गए, फिर अगले संडे के लिए बात टल गई, फिर कोई बुजुर्ग है उसमें तो बीमार पड़ गया या कहीं चला गया। तो 2004 में यहाँ पर एक सिंपोजियम हो रहा था कोई इंटरनेशनल, तो जो यहाँ पे डायरेक्टर आर्काइव्स थे डॉक्टर राकेश तिवारी, उनको कहीं से पता लगा कि मैं कुछ लिख पढ़ रहा हूँ लखनऊ रंगमंच के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, हालांकि मेरा रंगमंच, मेरे आर्काइव्स का इसका जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ ज्ञान कुछ इसके ऊपर जो इलाका है पूरा गंगा के किनारे का, वहाँ की कुछ आर्काइवल, कुछ ऐतिहासिक, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों का कुछ लेके चल रहे थे। तो बोले नहीं ये रंगमंच का भी आना चाहिए, गोपाल जी से कहिए मुझको बात करें। तो उन्होंने मुझसे, गोपाल जी आई वांट इन इंग्लिश। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल, मैं इंग्लिश में भी कभी कभी आर्टिकल लिख लेता था। तो मैंने जितना काम तब तक किया था लखनऊ रंगमंच का, एक ओवरऑल व्यू करके मैंने पूरा वादली शाह के टाइम से लेकर जितना भी मुझे पता था वो मैंने लिखा। तो वो उन्होंने अपने
मैं अपने सोवेनियर में छापा उसको एज ए पेपर। वो छपा और उसका अच्छा फीडबैक मिला मुझको। तो फिर हुआ कि हम और इसको पूरा करते हैं इसको। फिर वो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती रही, फिर चलता रहा। फिर वो लोग मुझसे कहते थे, मैं उसी में से निकाल के दे दिया करता था। मुझे संतुष्टि, क्योंकि मुझे लगता था कि चीजें अधूरी चल रही है अभी। मुझे बहुत से लोगों से बात करता था, लोग मुझे मतलब माफी चाहता हूँ बट हेल्प नहीं कर रहे थे। अरे यार क्या करोगे जानकर, अरे यार छोड़ो यार क्या करना, फिर कभी बैठेंगे। तो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन को, अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बहुत किया। अल्टीमेटली होते होते मेरे कुछ जो परिचित थे उन्होंने कहा, यार गोपाल तुम कभी कुछ लिख रहे थे यार, वो कुछ जितना भी काम किया है और अक्सर बात होती है, तो किताब निकालो इसकी। तो तुम्हारा हो गया होगा, किताब निकालो। मैंने कहा यार किताब कौन छापता है, क्या करता है। तुम्हारे एक मित्र हैं, नाम जानती होंगी, बहुत जाने माने कवि हैं, सर्वेज अस्थाना। तो उन्होंने कहा, उनका एक प्रकाशन भी है अपना, बोले मैं छापता हूँ तुम्हारी किताब जी। तो वो किताब मैंने उनको दे दी, तो उन्होंने किताब छाप दी। फिर किताब छाप दी तो इसका फिर विमोचन हुआ। विमोचन में तब तक लोगों को मालूम तो पड़ गया था कि मैं काफी दिनों से लगा हूं, लेकिन लोगों को निराश हो गए थे, ये तो करता रहता है, पता नहीं क्या कर रहा है। किताब छपने से उनको ये लगा कि नहीं, कुछ जो इतने सालों की मेहनत है कम से कम आप सामने आ रही है। तो आपके हमारे योगेश प्रवीण जी जो लखनऊ के इतिहासकार हैं, उन्होंने किताब उनका भी लिखी है। और इसमें उमेर कुमार थपलियाल जी, विलायत जाफरी जी, मैंने राज बिसारिया जी को बुलाया था, लेकिन वो कुछ जिस गाड़ी से उनको आना था कुछ व्यवस्था बिगड़ गई, तो वो नहीं पहुंच पाए। इस तरह कई लोग, डॉक्टर लस्तोगी, उमेर कुमार थपलियाल जी, इस तरह कई लोग, हमारे एक मित्र हैं IAS, वो बहुत साहित्यकार हैं, कविताएं लिखते हैं, लखनऊ के डीएम रह चुके हैं, जयशंकर मिश्रा जी, ये सब लोग आए थे, उन्होंने विमोचन किया था। अच्छी खासी किसी नाट्य पुस्तक के, हिस्टोरिकल पुस्तक के विमोचन में इतने सारे लोग मतलब ऑडियंस में भी थे, ये शायद मेरी किस्मत थी, बस हो गया। किताबें निकली भी, लेकिन जब मैं किताब को खुद पढ़ता था तो मुझे लगता था इसमें तो बहुत कुछ चीजें जो मैंने संकलित की हैं वो नहीं है इसके अंदर, अब जल्दीबाजी में निकल गई। और प्लस अभी तो बहुत कुछ उस जमाने में ये भी रहा था, ये भी वो नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मुझे इसका एक्सपेंड करना पड़ेगा इस किताब को, ताकि और मैं समग्रता में और अधिक जानकारी के साथ, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो मैंने वो बीड़ा उठाया। तो ये बात हो गई 2016 में छपी थी किताब, 1 साल 1.5 साल यूं निकल गया। किताबें भी कभी जिसको पता लगता वो मुझसे किताब ले लेते था, किसी दुकान पे किताब रखी नहीं गई। कभी कभी जो नाट्य समारोह होते हैं या कभी कोई पहचान का, तो मुझे पता लगा कि ये किताबें जो हैं बहुत, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जिसको पता लगता है मुझसे ले लेता है। तो मैंने कहा कि चलो इस पर मैं इंसिस्ट नहीं करता हूँ, जब मैं इसका प्रॉपर रूप आ जाएगा तब मैं इसको देखूंगा कैसे क्या इसका हम लोगों के बीच में जाती है। तो मैंने काम शुरू किया, लेकिन फिर वही यार, आज तो अब लखनऊ में फिल्में बन रही थी, अरे आज तो फिल्म की शूटिंग है, 10 दिन चलेगी, तो अब फिर परसों हम लोग 6 दिन बाद बात करेंगे। अरे गोपाल जी मेरा तो नाटक होने वाला है, जिनसे मैं शेयर करना चाह रहा था उनके पुराने रंग यात्रा के बारे में, तो वो टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा था। अब ये हो गया लॉकडाउन, मुझे जानकारी मिली, मैंने थपलियाल जी का इंटरव्यू लिया, मैंने कई लोगों का, राजा अवस्थी का इंटरव्यू, कई लोगों को मैंने इंटरव्यू इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जानकारी उनसे ली, बाकायदा उनको रिकॉर्ड किया मैंने। चल रहा था लेकिन उसका पेस बहुत स्लो था। लॉकडाउन जब हुआ, सब लोग घर पे, कोई फिल्म शूटिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई रिहर्सल नहीं। आप जिसको फोन करो, अरे यार गोपाल बिल्कुल मैं अभी कागज निकालता हूँ, तुम कल बात करो, तुम परसों बात करो। तो मैंने अपनी पेन वैन लेके मैं तैयार, और मैंने अपना वही किताब की तैयारी शुरू कर दी मैंने, कि मुझे जो रिवाइज करना है। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने देखा कि आजकल डिजिटल मीडिया पे भी लोग कोई कहानी सुना रहा है, मैंने भी कहानी पढ़ी, मुझे बड़ा शौक है नाट्य पाठ करने का, कहानी। तो मैंने भी एक आध करके डाली, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। मैंने भगत चरण वर्मा जी की कहानी है, 2 बांके और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये मैंने इसका नाट्य पाठ किया। प्रेमचंद की कहानी है प्रायश्चित, उसको मैंने किया। फिर अमृतलाल नागर जी की है, उनकी कहानी है कप्तान साहब शायद, वो मैंने किया। और अभी एक KP सक्सेना की कहानी है। ये सब करता रहता हूँ, अपने आप को बिजी रखता हूँ।
क्योंकि क्रिएटिविटी है, वो कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने कहा कि जो मेरे पास किताब है ये बहुतों तक नहीं पहुंची है, और पहुंची भी होगी तो उसने देखा होगा मेरा नाम नहीं है, अरे पता नहीं, अच्छा तो इसमें तो पता नहीं किसका नाम है, पता नहीं, जानता नहीं हो, ये नहीं है, अच्छा लो फिर कल पढ़ेंगे, रख दिया। हालांकि बहुत पतली किताब है, करीब 60 पेजेस की है वो। तो मैंने कहा कि ऐसा है, मैं ये डिजाइनिंग करता हूँ कि मैं थोड़े थोड़े 10-15 मिनट के एपिसोड मैं शेयर करता हूँ। तो फेसबुक आजकल सोशल मीडिया ऐसा है जो आदमी चाहे अनचाहे तो देखेगा, अब देखेगा सुनेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको नॉलेज उसकी जाएगी कि ऐसा होता था। तो मैंने पहले डर के मारे मैंने पहले इंट्रोडक्शन एपिसोड बनाया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक किताब है, इस किताब में जो सामग्री है मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत से लोगों किताब नहीं पहुंची है, तो लखनऊ का इतिहास तो बहुत समृद्ध रहा है भाई आज़ादी के टाइम से, और फिर उसमें कहते हैं लखनऊ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो अपने आप में उसका कोई जोड़ नहीं है, उसमें फिर रंगमंच और नाटक, तो भाई इतने तो रंग प्रेमी होंगे जो मेरी बात को उस दौर की या आज के दौर की जानकारी चाहेंगे। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला मैंने डाला और मैं चुप बैठ गया। मैंने कहा मैं इसकी तैयारी करता हूँ, मुझे समय दीजिए, लोगों के अच्छे फीडबैक मिले। तो फिर मैंने जो मेरी किताब थी, शुरुआत मैंने किताब से करी, जो उसमें बता दूं आपको, वादली शाह के टाइम से जो हमारा एक आधुनिक स्वरूप है, स्टेज बनना, ग्रुप बनना, ये उनके टाइम ही शुरुआत। उन्होंने एक नाट्य दल बनाया था ताकि चीजें सही ढंग से, वैसे तो वो डांस वांस भी बहुत करते थे, लेकिन नाटकों के लिए उन्होंने नाट्य दल बनाया था, और उन्होंने एक मंच भी बनाया इसी नाटकों के परफॉर्मेंस के लिए। वो फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर यहाँ पर जो दूसरे जगहों पे प्राइवेट कंपनीज थी वो यहाँ लगी, तो यहाँ पर वो मंच बना के बाकायदा नाटक करती थी। कुछ यहाँ के लोग थे जो मंच बना के नाटक, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, फिर संस्थाएं बनने लगी, फिर आपका मंच बन के प्रॉपर नाटक शुरू हो गए। देखिए जब संस्था बनेगी तो चीजें एक सिस्टमेटिक रूप में सामने आएंगी, एक ऑर्गेनाइज रूप में आएंगी, फिर नाटक भी प्रॉपर आने लगे। मतलब जो आपके नाटक हैं वो उस समय से, भले वो आपके जो हमारे पौराणिक हैं, हमारे जो मैथोलॉजिकल हैं, इस तरह के नाटक जो उस समय में एक आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, तो उससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ साहित्यिक नाटक थे, प्योर सामाजिक नाटक, उनका दौर था कि कैसे लोगों को हम करें और चीज़ों को, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, ये सब नाटक। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो शुरू हुए वो 1900 के बाद संस्थाएं बनी, फिर वो सब मैंने जिक्र करते करते आपको बता दूं, आज ही मैंने 18वां एपिसोड डाला है, और अभी हम पिछले 5-6 एपिसोड से 70-80 के दशक में चल रहे हैं, क्योंकि 70-80 का दशक लखनऊ का स्वर्णिम काल माना जाता है। उसमें बहुत अच्छी संस्थाएं स्थापित हुई, कुछ बंद हुई, लेकिन जो बंद हुई वो अच्छा काम कर गई उस शॉर्ट पीरियड में। आपके एनर्जी से कई पास आउट यहाँ पर आए, अभी तो कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए आपके मतलब उस जमाने में बीवी कारंद जी, बंसी कौल, M.K. रैना जी, भानु भारती जी, उसके बाद फिर लोग बाहर से आके नाट्य प्रस्तुतियां करते थे। हबीब तनवीर जी की प्रस्तुतियां लखनऊ में हो रही हैं। यहाँ के लोग, बड़ा आज इतना समृद्ध रंगमंच था, और उस जमाने के जो लोग हैं आज हमारे पूरे प्रदेश में जगह जगह उनका नाम है। आज थपलियाल जी, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी, इवन दया प्रकाश जिन्ना जी के नाटक लखनऊ में हम लोगों ने किए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। आपके भारतीय नाट्य एकेडमी की शुरुआत 70 के दशक में हुई, राज बिसारिया जी ने जो अपना एक देन दी लखनऊ को, वो सब वही देन है 70-80 के दशक की। तो इतना काम हुआ है, मैं उसको अभी जो पूरा ऐतिहासिक चक्र है उसको मैं अभी चल रहा है अभी। तो अभी आज ही मैंने 18वीं किश्त डाली, उसमें अभी वो 70-80 के दशक में जो भी हुआ है वो उसको मैं एपिसोड वाइज में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अगर लेट हो जाता हूँ तो लोग मुझे फोन करते हैं कभी कभी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा था कि जो किताब है इसी को ही मैं एपिसोड में कर दूंगा, लेकिन चूंकि मैं बीच बीच में अपनी जानकारी को अपडेट करता जा रहा हूँ, चूंकि मुझे किताब मैं आपको किताब दिखाऊं, ये है मेरी किताब, ये तो ये तृप्ति मेरी किताब है। तो मैं जो बता रहा था कि मैंने पहले सोचा था कि इस किताब में जो जानकारी है ये लोगों से शेयर कर लूंगा फेसबुक के माध्यम से, हो जाएगी 8-10 एपिसोड में,
ठीक है, लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब मैं अपडेट करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसी किताब को रिवाइज करके एक अच्छे फॉर्म में लाना है, तो फिर जो जानकारी मुझको अपडेट होती जा रही है, मैं उसी के हिसाब से शेयर भी करता जा रहा हूँ, ताकि लोगों को जानकारी मिलती जा रही है। और जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो मुझे अच्छा मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं चाह रहा था, जो मेरी अपेक्षाएं थी कि लोगों तक ये हमारी जो लखनऊ रंगमंच का इतना समृद्ध इतिहास है वो लोगों तक पहुंचे। और देखते हैं कब तक मैं इसको कर पाता हूँ। चलती रहेगी मेरी यात्रा फेसबुक पर, और किताब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर तक मेरी किताब भी लोगों के हाथ में पहुंच जाए। हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब से बहुत अच्छी नई नई जानकारियां मिलेंगी। आपका कार्यक्रम सुन के उनके पास जो भी जानकारियां हैं उसमें कुछ और नई ऐड हुई होंगी। सर, अब आप जॉब से रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर होने के बाद अब आप रंगमंच में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, तो अब क्या नई तैयारियां हैं, क्या है अब आपकी लिस्ट में आगे करने को कुछ नया? देखिए तृप्ति जी, ऐसा था कि जब मैं रिटायर हुआ था तो मुझको बहुत से रीअपॉइंटमेंट के, मुझे मिला भी रीअपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट में एडवाइज़र रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मुझे एक पूरा अपनी लाइफ चाहिए, एक मतलब एक आंसरेबिलिटी। ऐसा नहीं है, आप काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा भी करते हैं, हमने जो करा है। लेकिन फिर एक समय आता है जहाँ पर यू वांट कि आप कर लिया, और फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, एज फैक्टर होता है, फिर बहुत सी बातें होती हैं। आप जब जॉब में होते हैं तो आपकी आंसरेबिलिटी होती है, आपकी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो तो इनिंग मैंने आई हैव प्लेड, और मैं अपना शौक भी पूरा करता आ रहा था। अब क्या, जैसे होता है ना, आप क्या करोगे, तो मुझे चिंता, मैंने कुछ सोचा नहीं था मैं क्या करूंगा। और मेरे पास कुछ रीअपॉइंटमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों से भी मेरे पास ऑफर है कि आप हमारे यहाँ टेक्निकल एडवाइजर हो जाइए, आप हो जाइए। मैंने कहा यार मुझे आराम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में ये था, बेसिक तो मेरे अंदर एक एक्टर था ही, तो मैं सोचता था कि कहीं मुझे अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिले, मैं एक्टिंग कर सकूं। तो 1 महीने चलती है रिहर्सल, बिजी हो जाएंगे, काम करेंगे अपना और चलेंगे। और जो ये मेरा लखनऊ रंगमंच का इतिहास वाला काम है, ये शनै शनै चलता रहेगा और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। मैंने काम करना भी शुरू किया। रिटायरमेंट के पहले जुगल किशोर, जो आप जानती होंगी, बीएनए में थे, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छे मेरे उनसे संबंध थे, अच्छे मित्रों में से थे मेरे। डेली उठना बैठना नहीं था, लेकिन हम लोग का बड़ा अच्छा रैपो था। अक्सर वो महीने में 1-2 बार सुबह 7 बजे फोन करके अपने जो भी उनके इरादे थे, प्रोजेक्ट थे, तो मुझसे बात किया करते थे। उनका फोन आया, गोपाल जी वो दर्पण में एक प्ले हो रहा है अंधार यात्रा, वो मैं कर रहा हूँ, आपको करना है। मैंने कहा भाई मेरे साथ दिक्कत क्या है, ये रिहर्सल की प्रॉब्लम है, मैं ऑफिस से लेट मैं छूटता हूँ। तो मैं इसके पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा जी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग घटना, इसलिए वो है मेरी एक्टिंग लाइफ से जी। बताया ना मैंने कि मेरे लाइट ज्यादा मेरी रंग यात्रा में आ गई थी। एज एन एक्टर मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन कुछ मेरा भी संकोच रहता था, कुछ मैं भी अवॉइड करता था। लेकिन भाई रंगमंच में पहला तो लव जो है वो थिएटर में एक्टिंग का ही रहा। बिल्कुल। तो ये बात 2006 या 7 की रही होगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। सुबह होली के 1 दिन पहले की बात है। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी का फोन आया, भाई गोपाल वो क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कुछ यार नौकरी चल रही है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। कहला एक यार इमरजेंसी में तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा बताइए। मैंने कहा नेचुरली अब कोई नाटक होगा, उसमें लाइट करनी होगी, क्योंकि दर्पण के भी काफी उनके यहाँ जो लोग लाइट करते थे वो किसी वजह से नहीं थे, और मुझ पे उन लोग को भरोसा लगा था। तो थपलियाल जी का जो भी नाटक होता था, गोपाल से लाइट करूंगा। फिर रंजीत कपूर जी आए, गोपाल जी से लाइट कराना है। तो मैंने कहा लगता है कोई इमरजेंसी में मुझे लाइट करनी है। तो मैंने कहा ठीक है बताइए। बोले नहीं नहीं लाइट नहीं करनी है, आपको एक्टिंग करनी है। मैंने कौन सी करनी है? कहले रंजीत कपूर का जो प्ले है संसदीय समिति की उठक बैठक। मैंने कहा उसमें? मैं कहा उसमें? अरे कहले नहीं भाई, वो विजय बनर्जी जो रोल कर रहे थे, वो विजय बनर्जी तो कहीं फंस गए, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। और होली कल है, और होली की शायद 1 दिन बाद 2 दिन बाद लखनऊ में एक शो है उसका,
और उसके दूसरे या तीसरे दिन हम लोगों का फेस्टिवल हो रहा है राजस्थान में, एक जोधपुर में और एक उदयपुर में, वहां पर इसका शो है, तो तुम्हें करना है गोपाल। मैंने कहा डॉक्टर साहब, और विजय बनर्जी ऐसे एक्टर का रोल, मैंने कहा आप जानते हैं मैं तो करता हूं, बट आई एम नॉट विजय बनर्जी। कहाँ और मैं कहाँ, आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं? आपको लखनऊ में बहुत सारे एक्टर मिल जाएंगे। कह रहे गोपाल देखो ऐसा है कि अब इसमें कोई डिस्कशन मत करो और डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, तुम करो और बस अपनी हाँ करो। मैंने क्या करना है? कह रहे शाम को रिहर्सल में आ जाओ, कल होली। मैं डॉक्टर साहब उसके बाद शो है, मैं तैयारी, और जब वो प्ले मालूम है आपको, अच्छा खासा प्ले है, पूरा 2.5-3 घंटे का फुल फ्लेजेड प्ले है रंजीत कपूर जी का, और उनका डायरेक्शन, और उसमें एक दिग्गज विमल बनर्जी, लखनऊ के दिग्गज अभिनेता रहे, सुदेश बंधु, डॉक्टर रस्तोगी, मतलब मेल एक्टर्स तो थे वो। और देखिए 2 दिन का टाइम, लेकिन कहते हैं ना चैलेंज एक्सेप्टेड। अब फिर डॉक्टर रस्तोगी पे देखिए, एक पिछले काफी सालों से एक अच्छी बात ये चल रही है कि हम लोग के थिएटर के लोगों में एक आपसी कंसिडरेशन, एक भाईचारा, फैमिली बहुत है। और तो अब हमने कहा भी इमरजेंसी है तो करते हैं, तो साहब पहुंचे, खैर स्क्रिप्ट ले आए। आप सोचिए कि आज और होली में आप जानती हैं हम लोग के यहाँ बहुत बढ़िया सब किस तरह से होली होती है, पूरा परिवार शामिल होता है। खैर उस बीच में चैलेंज एक्सेप्टेड किया, होली के अगले दिन छोड़ के दिन था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि होली के अगले दिन मैं कोई स्क्रिप्ट रिहर्सल देख रहा था, डायलॉग, हमारी वाइफ बाथरूम में गिर गई। अब वो आवाज़ आई, मैं बेडरूम में था, भागा, देखा गिरी पड़ी, तो वो स्लिप कर गई। उनको उठाया, उठा के बैठाया, अब उनको बैठने की जगह पर उनको बड़ा पेन, क्या करा जाए, अब स्थिति नहीं। तो फिर खैर अब देखिए सर पे टेंशन, मैं स्क्रिप्ट पकड़े हाथ में, ये हो रहा है, और कल शो है, और उसके बाद बाहर जाना है, कैसे क्या होगा वाइफ। मैंने कहा तो फिर खैर एक उसको पोर्टेबल एक्सरे वालों को बुलाया, एक्सरे हुआ। चांस की बात है कि वो ऐसी बोन थी जो कि बहुत खतरनाक, मतलब बोन तो फ्रैक्चर तो हुआ, लेकिन उसमें ये था कि कोई ऑपरेशन जरूरत नहीं थी, कोई वो नहीं था, और कहता ये हील अप हो जाएगा। और उसमें ये था कि वाइफ कैन मूव ऑन, जो व्हील चेयर होती है उस पर मूव कर सकती हैं, शी कैन गो टू टॉयलेट, वॉशरूम जा सकती हैं, बस उनको बैठना उठना संभाल के है। तो मेरे पास एक कंप्यूटर की टेबल, मुझे सब कंप्यूटर था मेरे पास, तो एक उसकी जो, तो खैर वो डॉक्टर से मैंने बताया, तो वाइफ ने मुझे एनकरेज किया, नहीं तुम अपना करो, जब मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, बस उठना बैठना है, और पेन वेन सब दवाई हो गई। तो खैर इस हालत में मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा, मैंने शो किया, लखनऊ में शो होना था, अगले दिन सुबह एक दिन रिहर्सल होना, अगले दिन हम लोग को जाना था जयपुर। दिन में डॉक्टर साहब का फोन आया, कह रहे गोपाल नाउ अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। मैंने क्या, कह रहे एक एक्टर और विड्रॉ कर गया, अब कोई दूसरा एक्टर बताओ, या हम लोग आपस में चेंज करें, कैसे करें। एक डॉक्टर स्तोगी ने भी मतलब बताया कि भाई बड़ी दिक्कत हो रही है। अब एक और समस्या, तो आप सोचिए कि मैं वैसे ही अधकच्चा, हालांकि शो जो लखनऊ मैंने किया वो बहुत बढ़िया निकल गया, कोई मतलब अच्छा हो गया, लेकिन अब शो में आप जा रहे हैं, समारोह में जा रहे हैं बाहर, अब अंदर से मत कच्चा, 2 दिन 3 दिन के रिहर्सल में क्या कर सकते हैं। अब ये हुआ एक एक्टर चला गया तो आपकी रिहर्सल मारी गई, शाम को फिर पहुंचे रिहर्सल में, वाइफ का अलग देखिए टेंशन तो बना हुआ, बिकॉज शी हैड दैट फ्रैक्चर, सब तरफ से परेशानी। ये हो गया। अब वहां कोई एक्टर नहीं मिल रहा है, अगले दिन ट्रेन पकड़नी है हम लोगों को, तो कोई एक्टर नहीं मिला। फिर अल्टीमेटली डॉक्टर साहब ने क्या किया कि रोल को चेंज किया अपने से, और एक किसी और एक्टर को लाए, चेंज किया, और फिर एक और एक्टर जो अब चाहिए, एक वैकेंसी तो थी, जिस एक्टर को बुलाया गया वो स्टेशन पर नहीं पहुंचा, पता लगा उसने मना कर दिया कि मुझे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो स्टेशन पर एक लड़का सी ऑफ करने आया था पूरी टीम को, उसको कहा तुम्हें चलना है बेटा। अब उसकी तो एज की थी, तो बोला वो सब हो जाएगा। तो डॉक्टर स्तोगी ना इन लोगों को उसको पकड़ के वो घर गया दौड़ के, रात की ट्रेन थी, ट्रेन 2 घंटा लेट थी, हम लोग को जयपुर के आगे उसी मर्दर एक्सप्रेस से जाना था। वो घर गया आलमबाग, वहां से कपड़े लाया, रास्ते भर कोई सोया नहीं। हमारी जो फीमेल वो थी एक्टर्स थी, उन्होंने उस लड़के को खूब घुटाया। अगले दिन हम लोग पहुंचे, रात भर घुटाया। फिर गनीमत है कि वो शो बहुत बढ़िया हुए, दोनों शो।
मैं रिप्लेस और एक और रिप्लेसमेंट, और टेंशन इतना, नाम देखिए किसका, रंजीत कपूर का जुड़ा हुआ, प्लस विजय, वो रोल मुझे करना था जो विजय बनर्जी ने किया हुआ था। मतलब आप एक एक्टर की रेपुटेशन होती है, रिप्लेस करने में मुझे डर हो रहा था, मैं कितने स्ट्रेस से गुजर रहा था, प्लस वाइफ के साथ ही हादसा हो गया, प्लस टेंशन कि यार ये दोस्ती यारी मुझसे करवा रहे हैं, पता नहीं मैं क्या करूंगा, दर्पण की अपनी एक रेपुटेशन है। तो इन सब चीजों के साथ कहते हैं ना, द ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जब प्रशंसा के साथ हम लोग सराहना के साथ लौटे तो लगा कि जग जीता है। तो उसके बाद तो फिर उसके करीब 10-12 शो हुए, और फिर मैंने किया उसमें, हालांकि एक आध एक्टर और बदले, फिर आई वॉज कंफर्टेबल। तो एक्टर का जो मेरे अंदर था वो कहीं कहीं जिंदा बीच में होता चल रहा था। फिर क्या हुआ कि लोग मुझे, थपलियाल जी अगर गोपाल जी से एक्टिंग कराएंगे तो लाइट कौन करेगा, ये दिक्कत तो आगे फिर वो जुगल किशोर ने कराया, फिर बीच में एक आध और हमारे मित्र हैं उन्होंने मुझे कराया, मैंने एक्टिंग करी जी। लेकिन फिर मैंने सोचा तृप्ति जी कि ज्यादा हम एम्बिशियस ना बने कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे डायरेक्शन ही करना है, मुझे लाइट करनी है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, मुझसे आप एक्टिंग करोगे मैं एक्टिंग कर लूंगा। डायरेक्शन का कोई सिन्हा साहब ने कहा गोपाल, मैंने कहा ओके, सादर आपका किया मैंने और अच्छी उसमें लगा। ये तो चलिए अपने लोग थे, एक बाहर का आदमी आ रहा है देवेश चतुर्वेदी, जिसको मैं, ऐसा कोई मेरा फॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं थी, वो आ रहा है कि सर आप मेरा प्ले कर दीजिए। और विवेकानंद जो मतलब एक हम आई कांट प्ले विद द थिंग्स, जो हमें दिखाना है मंच पर, वो उस पर बहुत कुछ कमेंट हो सकता है, आई मे बी मतलब इन डेंजर जोन, आप किसके साथ खिलाड़ी कर रहे हो, एक ऐसा पुरुष जिसकी की पूरी दुनिया मानती है, उसकी लाइफ पे प्ले, तो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो वो डायरेक्शन, तो मैंने सोचा जब कोई चीज मुझे मिलेगी मेरे इस थिएटर डोमेन में, मैं हिम्मत के साथ करूंगा उसको, और आई होप कि सब ठीक होगा। तो देखिए वही हुआ, लाइट में काम कर ही रहा हूँ इस बीच में, जो मुझसे कहता है, थपलियाल जी के बहुत प्लेज हुए, हमारी अपनी संस्था के बहुत सारे प्लेज हुए, लाइट करिए, कई कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तारीफ, मुझे लगता है मुझे कहीं संतुष्टि मिलती है कि मैं जिस काम में लगा हूँ वो शायद ठीक है। लोगों ने कहा कि भाई ये नाटक इसलिए पसंद आया क्योंकि लाइट का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर जब मैंने ये जो काम कर रहा हूँ मैं लखनऊ रंगमंच के इतिहास का, तो इसमें भी मुझे मेरा लोग उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो मैंने अपना रास्ता चुना अपनी हॉबी का, अपने प्रोफेशन के इतर, ये चल रहा है। चाहे मुझसे तुम लाइट करा लो, एक्टिंग करा लो, डायरेक्शन करा लो, थिएटर का आदमी हूँ, थिएटर करूंगा, मुझसे मैनेजमेंट करा लो, मुझे कहो कि भाई एक कोई समारोह होना है गोपाल जी आइए, तो नो प्रॉब्लम। इतने संघर्षों से निकल के इतने सारे अनुभव हो गए आपके जी। कि अब आप हर काम के लिए सक्षम हैं। देखिए तृप्ति जी, आप तो चूंकि खुद इस फील्ड में हैं जी, मंच के पीछे के बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। एक प्ले था मिस आलूवालिया, पहले हम और एक विनेश श्रावस्ती हम लोग करते थे मेन रोल, संगम बगुणा जी उसमें मिस आलूवालिया और उनका डायरेक्शन था। उसके बाद ये 91 में रिपीट हुआ, 90 में, तो नई टीम आ गई, हम लोग, मैं लाइट्स पर आ गया, रविंद्रालय में प्ले होने, पर्दा खुलने वाला, और प्ले शुरू हो गया, लाइट आ गई, जनरल का सेट। एक एक्टर को जो रोल मैं प्ले किया करता था, जो पार्ट, वो एक्टर नहीं आ रहा है स्टेज पर। अब वो जो स्टेज पर एक्टर है वो अपनी शेरो शायरी को आगे उसको कुछ अपनी बिलेवेट के लिए कुछ बात करता है, वो करता चला जा रहा, कोई स्टेज पर नहीं, सब अपने एक्टर को। मैं लाइट पर था, मैं भागा दौड़ के दूसरी साइड में गया विंग में, तो मैंने देखा कि वो जिसको आना था वो माथा पकड़े बैठा अंधेरे में। मैंने कहा राजेश तुझे तो स्टेज पे जाना, जा। भाई साहब मैं क्या, और वो एक मतलब ब्लैंक हो गया बिल्कुल। तो अच्छा। मैंने उसको झकझोड़ा, मैंने राजेश जा। अरे मैंने कहा मैंने तो रोल किया, मेरी नाक क्यों कटा है, कुछ नहीं यार इसमें, जा। और मैंने इसको बिल्कुल, उसको खिड़की पे आना था, खड़ा किया, मैंने कहा जा। अब जो लोग बता रहे थे बाद में, मैं आ गया लाइट बूथ पर, मैं देखा वो आंखें फाड़ के अपने को एक्टर स्टेज को डायलॉग बोलना था उसको देखे जा रहा है, और फिर बोलता है वो जो उसको कुछ बोलता है, पता नहीं क्या, वो फिर लोगों ने ये समझा कि वो ये एक्टिंग का पार्ट है, कि ये भौचक उसको देख रहा है कि अपनी बिलेवेट के लिए कितना
खोया हुआ है कि इसको चिंता ही नहीं है और ये शायरी शायरी करता जा रहा है, वो निकल, लेकिन उसके पीछे लगा और वाकई में। और देखिए मजे की बात, कोई को एक्टर समझ में नहीं आ रहा उसको कि ये क्या हो रहा है, इसको नोबडी नोटिस, हर आदमी अपने में बिजी है। तो सर, जो लाइट डिजाइनिंग के क्षेत्र में हमारे युवा कलाकार काम करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कोई ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनका अध्ययन करने से उनको इस काम में मदद मिल सकती है? देखिए पुस्तकें तो हेल्प बिल्कुल करती हैं, वो करती हैं आपको एकेडमिक्स में कि किताबें बहुत मार्केट में हैं, आपके बीएनए की लैब हर जगह होंगी, और वो आप अगर आदमी अपना इसको कैरियर बनाना चाहता है तो बिल्कुल किताबें पढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस तरह के काम होते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिकल, आपका जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत मैटर करता है, आपकी सिंसेरिटी बहुत मैटर करती है, आपकी समझ बहुत मैटर करती है। आप बिल्कुल किताबें पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि लाइट के पीछे जो लाइटें हैं, जो उसके लेंसेज हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वो लेंस की अपनी चीज होती है। हम कहते हैं ना लाइट बड़ा कर दो, छोटा कर दो, वो कारण है कि लेंस को हम कैसे, उसका डिस्टेंस को, वो बहुत टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं। वो सब चीजें जब किताब पढ़ता है, अगर किताब नहीं भी पढ़ता है, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से अच्छी कोई चीज नहीं है। इट गिव्स ये लॉट ऑफ आपके टॉनिक देता है आपके दिमाग को। किताबें पढ़िए पढ़िए, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपको नहीं है, कम से कम जो कुछ आप कर रहे हो, आपको मान लीजिए नाटक करना है, तृप्ति जी नाटक करने जा रही हैं, आपसे कोई कह रहा है तृप्ति जी हम लाइट करेंगे, उसका काम है कि तृप्ति हॉल में जाके कौन सी, अगर वो शुरुआत कर रहा है, कौन सी लाइटें लगी हैं उनको देखे, जो वहाँ का आदमी है उनसे देखे कौन सी लाइट हैं, हम इसको छोटा बड़ा कैसे करते हैं, एपर्चर क्या होता है, लेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अगर प्रोफाइल है उसमें कैसे एपर्चर चेंज करते हैं, बल्ब को कैसे लगाते हैं, ये सब चीजें हैं। पार है, पार में क्या डिफरेंस है, एलईडी है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम आए कंट्रोल में तो वहां पे पैच पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, अगर हम ये सब चीजें, इसलिए कह रहा हूं कि आपको चीजों का पता होना चाहिए। फिल्टर हैं, कलर कौन कौन से आते हैं, आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए, डायरेक्टर से पूछिए, जो इसके जानकार लोग हैं इससे पूछिए। आपने बात की तो मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक लड़का है अभिषेक नारायण, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मतलब कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली, कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो बस आया एक्टिंग के लिहाज से मेरे साथ जुड़ गया, मेरे साथ लाइट करने लगा। वो ही वाज जस्ट असिस्टिंग मी, और असिस्टिंग करते करते उसने मुझसे भी नहीं सीखा कि दादा आप मुझे बताइए लाइट में क्या है, वो मुझे देख के सीखता रहा। जैसे अक्सर आप ना बच्चे होते हैं देख के माँ बाप को क्या कोड है मोबाइल का, कहाँ बटन है, सीख जाते हैं, और ड्राइविंग सीख जाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग। वही उस लड़के ने करी, यंग चैप था, आया था एक्टिंग करने, लेकिन जब उसको लगा कि लाइट में उसको इंटरेस्ट आया, वो मुझको देखते देखते सीख गया, एंड देन ही स्टार्टेड असिस्टिंग मी। और फिर वो लखनऊ से निकला, दिल्ली गया, जाता है लखनऊ छोड़ के आदमी हीरो बनने के लिए, लेकिन उसके लगा कि लाइट ऐसी विधा है, अगर मैं इसको पकड़े रहूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। दिल्ली गया, दिल्ली के बाद ही शिफ्टेड टू मुंबई, और उसने लाइट नहीं छोड़ी। और आपको बताएं कि उसने हम सब लोगों से पैसा लिया कि मैं आपको ये वापस करूंगा, मुझे बॉम्बे जाने दीजिए। ही वेंट टू बॉम्बे, उसने वहां पर लोगों से मिला, एंड ही ज्वाइंड नादरा बब्बर जी का जो ग्रुप है एकजुट, और जुड़ा, उसने लाइट करनी शुरू करी। और नादरा बब्बर जी का बिल्कुल वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट का लाइट डिजाइनर बन गया, उनके नाटकों की लाइट करना। फिर तो उसने सोचिए कि लाइट में वो कमाल किया कि आज पंकज कपूर जी की, अनेक ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, अशोक बांतिया जी, ऐसे कई लोग हैं, और भी प्राइवेट जितने भी वहाँ पे प्लेस होते हैं उनकी लाइट डिजाइनर है। और अब छोड़िए, अब तो वही इवेंट्स की लाइट डिजाइन कर रहा है। एंड उसने बीच में एक्टिंग करी है, कुछ नाटकों में करी होगी, नॉट मेन प्रोफेशनली, कुछ फिल्मों में काम किया उसने, लेकिन लाइट की वजह से आज वो अपने आप को एक जाना माना लाइट डिजाइनर है। यंग लड़का है बिल्कुल, अभी भी इज यंग, और उसने कोई विधिवत ऐसा नहीं लिया, वो सीखते। और आज की डेट में मुझसे बताता है, मैं पूछता हूँ यार तुम क्या नाम ले रहे हो, क्योंकि वो ऐसे नाम लेता है मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जिससे मैं अनअवेयर हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, मुझे गुरु मानता है, सबसे कहता है वो। जब अशोक
बांथिया जी अभी आए थे लास्ट ईयर लखनऊ, उन्होंने जलियांवाला बाग किया था। उनको वो अभिषेक नारायण लाइट करता है, वो कई जगह कर चुके हैं देश में, तो वो नहीं आ पा रहा था। उसने कहा मेरे गुरु जी हैं, उनसे कराइएगा। तो अशोक बांथिया जी ने आपके बीएनए के बच्चों के साथ जो प्रोडक्ट किया था, प्रोडक्शन जलियांवाला बाग का, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने लाइट करी थी। पंकज कपूर का दिल्ली में शो था, उनका एक शो है शायद वो दोपहरी करके, वो कहानी का कोई पाठ है करते हैं वो, हाँ वो लाइट करता है। तो गुड़गांव में मैं था, इसको पता था, इसने कहा दादा आप आइए लाइट, वो हमारा प्ले देखने आइए। मैंने कहा यार 2500 रुपये टिकट था उसका। मैंने कहा यार 2500 रुपये, अरे बोले हम आपके गुड़गांव में आ रहे हैं, वही शो है। मैंने कहा यार 2500 रुपये भैया कौन इतना, अरे दादा मेरा, अरे आप आइए मैं हूँ। तो उसने मुझे वीआईपी पासवर्ड अरेंज किया उसने, मैं गया देखने के लिए। तो पंकज कपूर वो आया, मुझको उनकी वो म्यूजिक कर रही थी उनकी वाइफ पंकज कपूर जी की, दोनों आए, मुझे मेरे पास आए, उसने बिल्कुल फ्रंट सीट में मुझे बैठाया था। और जब कोई प्राइवेट कोई प्रोग्राम करा रहा प्राइवेट, तो वो दोनों जने आए मुझे लेके, उसने मिलवाया अपनी पंकज कपूर की वाइफ से कि मेरे गोपाल से मेरे गुरु हैं लखनऊ के। पीछे गए हम लोग ग्रीन रूम में, तो पंकज कपूर जी भाई एक्टर हैं, और उनके तो आप जानती हैं लोग, बहुत से लोग पहुंच गए, ऑर्गेनाइजर के दोस्त लोग, और पंकज कपूर फोटो खींच रही है, कोई सेल्फी ले रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो पंकज कपूर जी से कुछ कहा, तो पंकज कपूर भाई नेचुरली उनका एक ऑरा है अपना, इज एन एक्टर, तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा ना गोपाल सिन्हा जी लखनऊ के, तो उसने कहा सर गोपाल सिन्हा जी हमारे गुरु हैं। ओ अरे देन ही शुक माई हैंड, और कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, कहने क्या आपने क्या अच्छा लाइट डिजाइनर हमको दिया है गोपाल जी। तब मतलब उन्होंने गुरु की तरह जब उन्होंने कहा मेरे गुरु हैं, देन ही पेड अटेंशन। वरना उनको लगा कि ये भी कोई लखनऊ के आए होंगे एज एन फैन की तरह मुझसे मिलना चाहे गुरु। तो उस लड़के में इतनी अच्छी बात है। तो ये जो मैंने इसलिए बताया, ये जो प्रोसेस है अभिषेक नारायण की, है ना, ये प्रोसेस चाहिए किसी भी उस युवा कलाकार को जो लाइट में आना चाहता है, कि डेडिकेशन, समझ, और जो आप नाटक करने जा रहे हो, कोई चीज करने जा रहे हो, उसको समझो कि हमसे क्या करा जा रहा है। जैसे मैंने बताया नाटक को पढ़ो, डायरेक्टर के साथ अपना दिमाग लगाओ, चीजों को समझो, प्लस सबसे बड़ी बात है योर डेडिकेशन, जैसे कहते हैं ना निष्ठा, और उसमें टोटल अपने आप का इन्वॉल्वमेंट। नो हैंकी पैंकी की आप गए हो वहां रिहर्सल में, रिहर्सल कर लेंगे लाइट, आप अपने दोस्ती यारी कर रहे हो ना। आज भी मैं बता रहा हूँ कि मैं जब जाता हूँ थपलियाल जी, किसी के भी मेरे दोस्त हैं, संगम भवना है तो दोस्त यार हैं तो मेरे, अरे गोपाल यार रिपीट शो में, अरे एक दिन आ जाना। तो आज भी मतलब मैं उसको फॉलो करता हूँ कि 5 दिन तो मैं कम से कम, मैं कहता हूँ भाई रन थ्रू के बाद मुझे कम से कम 5 दिन, और रिपीट शो तो कम से कम 2 दिन तो मैं आऊँगा भाई, मुझे अपनी मेमोरी रिवाइज करनी है। और मैं पूरे रिहर्सल के दौरान आई कंसल्ट, जबकि मुझे एक एक चीज़ याद रहती है, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, या मैं चूंकि संस्था में हूँ या नहीं हूँ, फिर पता है क्या होना है, बट आई स्टिल वॉच द रिहर्सल, अपने आप को अंदर तैयार करता हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि लोग भी करें, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ लोग नहीं करते हैं, और वो फिर जो चीज़ें दिक्कत आती है शो के दौरान, या जो रिएक्शंस आते हैं, वो मुझे लगता है कि वो शायद इसी वजह से आते होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ दिया अभिषेक नारायण का जो आपने पूछा, यस ट्रेनिंग इज अ मस्ट, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आदमी बीएनए में है बहुत बढ़िया है, अगर वो एकेडमिक्स के थ्रू पढ़ लिख लेता है, इन सब के बाद भी आज उर्मिल कुमार थपलियाल जी का देखिए क्या नाम है, कोई ट्रेनिंग नहीं, डॉक्टर अनिल रस्तोगी हैं, आज एक मुकाम पर हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ पढ़ाई लिखाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप अगर आप बीएनए से 2 साल से गुजरी हैं, वो आपको डेफिनेटली आपको फायदा करेगा अगर आप उसको आगे पॉलिश करती चलेंगी। और अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो जो ट्रेनिंग में लोग सीखते हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस से, और बाहर रह के भी आप चीजों को सीखते पढ़ते रहिए, आप निकल जाएंगे आगे। वो एक्टर के लिए भी है, वो डायरेक्टर सबके लिए है। सर ये तो बात हुई अभिनय की, निर्देशन की और लाइट डिजाइनिंग की, लेकिन आपका एक मन संचालन का भी पहलू है, तो उस पर कुछ रोशनी डालें। आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर पहलू निकाल रही। वैसे तो आपकी बात सही है, बहुत अहम भूमिका रही है मंच संचालन की पिछले अनेक वर्षों से। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी आदमी को पता नहीं होता है और कलाकार को, और कभी कभी वो जुड़ जाता है तो फिर वो
बड़ी अहम भूमिका हो जाती है उसकी उस कार्य में। ऐसा हुआ कि मैं शायद मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अपने स्कूल के दिनों में मैं नाटक तो जो करता ही था, बाद में मुझे शौक था डिबेट वगैरह का। तो मुझे कभी भी माइक के सामने आने में या लोगों के सामने आने में मुझे कभी दुविधा नहीं रही। और चाहे वो पढ़ के बोलना हो या एक्शन 4 बोलना हो, तो बोलने में मुझे मतलब हमेशा मैंने पार्टिसिपेट किया, कभी पीछे नहीं हटा। और उसका फायदा मुझको अपनी नौकरी पे भी मिला कि जो तमाम मीटिंग्स होती थी तो मैं अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से रख सकता था। जहाँ तक अब मंच संचालन की बात है, जब मंच पर हम संबंध बना हमारा लखनऊ में आके नाटकों से, तो शुरुआती दौर में तो निकलता चला गया कि हम अपने लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि प्रोग्राम्स आपके जो होते हैं उसमें अनाउंसमेंट की जरूरत पड़ती है, अब ये नाटक होने वाला है, ये नाटक होगा। तो पहले हम लोग रिहर्सल यहाँ करते थे, जो वेलिंगटन होटल है उसका ऊपर एक यहाँ कर बहुत ही फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था और बहुत बढ़िया कलाकार थे हरबंस जायसवाल जी। वो रेडियो के जो नाट्य दल हुआ करते थे, ट्रुप्स होते थे, और रिकॉर्डिंग के रेडियो के बहुत अच्छे वो आर्टिस्ट थे हरबंस जायसवाल जी। उन्हीं के जो स्टूडियो था, हमारी संकेत संस्था की रिहर्सल चलती थी और हरबंस जायसवाल जी आवाज के बड़े धनी माने जाते थे। तो एक आध बार क्या हुआ कि हम लोग नाटकों में तो देखिए चल जाता है कि शुरुआत में कि फला फला नाटक आपके सामने होने वाला है, तो जो भी हम लोगों में, अब चूंकि हम लोग तो नए नए थे, जो भी पुराने लोग और एक्टिव लोग होते थे जो करते आ रहे थे वो कर लेते थे। हमारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स शुरू हुए, एनुअल फंक्शन होना हमारे, वो भी हम लोगों ने ज्वाइन की नौकरी, उसके बाद से हमारे जो इंजीनियर्स एसोसिएशन थी उसने कुछ एनुअल फंक्शन करना शुरू किए। तो उस प्रोग्राम में हमें बड़ा लगा, हमने कहा हम तो हरबंस जायसवाल जी के यहाँ रिहर्सल करते हैं, उनसे अपनी पहचान अच्छी है, वो आवाज के धनी माने जाते हैं, रेडियो में अनाउंसमेंट करते हैं। मैंने कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। वो मान गए और हालांकि सब प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने अच्छा किया। तो लोगों को लगा कि जब कोई अच्छा अनाउंसर आता है तो प्रोग्राम कितना अच्छा हो जाता है। तो ये विधा बनी कि भाई अब की प्रोग्राम होना है, भाई उनको बुलाओ हरबंस जायसवाल जी को, देखो प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए। और अनाउंसर की भले वो कोई, देखिए अनाउंसमेंट में कोई चुटकुला नहीं चाहिए, कोई शेरोशायरी नहीं चाहिए, अगर उसका तरीका प्लेन वर्ड्स में भी अच्छा है तो लोगों को उसकी आवाज के माधुर्य से कैसी चीजों, अगर वो बुला ही रहा है कि लीजिए आपके सामने अब तृप्ति जौहरी आ रही हैं और संचालन करेंगी, ये तरीका ही अपने आप में एक बहुत कुछ कैरी कर ले जाता है, एक रोचक बन जाता है। तो अब हरबंस जायसवाल जी प्रोग्राम में नहीं उपलब्ध हुए, किसी वजह से बाहर थे, क्या करें, तो अच्छा तुम कर लो। मेरे दिमाग में नहीं आता था कि मुझे कभी संचालन की ऐसी जरूरत पड़ सकती है। तो अब ये हुआ कि भाई अनाउंसर जो है वो एक अच्छा होना चाहिए। तो जब मुझे इस तरह के मौके मिले तो लाओ भाई कर देते हैं। तो एक आध बार ऐसे ही मैंने कैजुअली प्रोग्राम का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई, तो लोगों ने कहा कि भाई लोगों को पसंद आया कि मैंने ना तो कोई चुटकुला सुनाया, ना मैंने कोई शेरो शायरी करी, मुझे आती भी नहीं शेरो शायरी, लेकिन जो ढंग था वो लोगों को कुछ पसंद आया और कहा कि भाई नहीं गोपाल तुम करो। लेकिन आप जानती हैं कि हर जगह पर, हर विभाग में जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो बहुत से लोग शौकिया होते हैं कि हमको अनाउंसमेंट हम करेंगे भाई। ऐसे लोगों को भी जब डिपार्टमेंट के प्रोग्राम होते हैं तो जब कोई नहीं मिला तो मैंने कर दिया, लेकिन बाद में लगा कि अरे भाई गोपाल सिन्हा का अनाउंसमेंट है और प्रोग्राम बढ़िया हो गया। अगली बार हुआ कि भाई कौन करेगा, वो फला फला यार उसकी इच्छा है, तो वो करता रहा। और एक शुरुआत तो हुई, लेकिन कोई, मैंने भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो काम चलता चला गया। हुआ या कि जब जो आपने बात करी कि आपका पहलू है एक मंच संचालन, ये कैसे बना, ये तो थी कैसे नींव पड़ी, लोगों ने कैसे जाना कि, या कभी कोई नाटक हुआ हमारी संस्था का, वहां मैंने अनाउंस कर दिया, लेकिन वो सब चीजें आई गई हो गई। 1991 की बात है जी। जो संस्था है मंचकृति, जिसका मैंने बताया कि पहले संकेत थी, संकेत आज भी है, लेकिन हम लोग की एक नई संस्था मंचकृति, उसका एक बहुत उल्लेखनीय प्रोग्राम हुआ करता है, वो है हर वर्ष हास्य नाट्य समारोह आयोजन का।
यहाँ के एक बहुत पुराने रंगकर्मी थे हरदयाल वास्तव जी, जो अगर आपने नाम सुना हो, लखनऊ के बहुत अच्छे मंच के कलाकार हैं विजय वास्तव जी, उनके वो पिताजी थे और वो अच्छा। बहुत ही पॉपुलर रंगकर्मी थे। उनकी डेथ हुई 1990 में। हमारी संस्था भी नई नई थी, तो हम लोगों ने ये तय किया कि लखनऊ की कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर बिना किसी फाइनेंशियल, बहुत ज्यादा यूं कि पैसे की दिक्कत आप जानती हैं, कोई ग्रांट नहीं, तो थोड़ा बोड़ा पैसा अपने जो भी होगा वो हम लोग एक हास्य नाट समारोह का आयोजन करेंगे। और 91 में पहला उसका आयोजन हुआ, जिसमें कि 4 या 5 नाट संस्थाएं जो हमारी लोकल थी, जिसमें दर्पण है, इप्टा है, यायावर है, एक कादम्बरी है, तो आपस में एक संयुक्त सहयोग से उस समारोह का आयोजन हुआ और बहुत बड़े स्केल पे, मतलब उसका आयोजन को बड़ा वृहद रूप दिया कि हास्य नाट समारोह का पहला आयोजन। और हम लोग एक अपने लखनऊ रंगकर्मी की याद में कर रहे हैं, हरदयाल वास्तव स्मृति हास्य नाट समारोह। अब जब आप समारोह कर रहे हैं तो उसका विधिवत उद्घाटन होगा। भाई सब नाटक तो आपने कर लिया कि लीजिए प्रस्तुत है नाटक, या आपने दीप प्रज्वलित करा लिया, बट सब चीजें बड़ी अंडरटोन भी होती हैं, कभी इंपॉर्टेंस मिल गई नहीं मिल गई। अब ये हुआ कि इस समारोह का तो विधिवत होना चाहिए, आप लोगों को बुलाएंगे, उद्घाटन कराएंगे, तो मुख्य सचिव आ रहे हैं, मुख्य कोई मंत्री आ रहा है, मतलब कोई बड़ा आदमी आएगा, आपके कल्चर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कोई आएगा, तो इस तरह की चीजें हुई। तो ये हुआ कि भाई संचालन कौन करेगा, तो संचालन के लिए अच्छा हम नाटक में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, शायद पहला नाटक था उसमें मैंने एक्ट भी किया था। अच्छा। संचालन कौन करेगा, समस्या आई संचालन की। अब किसी और को बुलाते हैं, तब जब लोगों को लगता है समारोह में कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन लोगों की जाती है कि शायद कुछ हमको, अगर भाई समारोह हो रहा है कुछ कर रहे हैं तो शायद हमको, इस तरह की दुविधाएं थी। और हम लोग के पास दिक्कत थी पैसे की, तो जो आपस में हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, अरे यार गोपाल हमारे साथ हैं, गोपाल करेंगे, अच्छा बोलते हैं, करते हैं, अक्सर ये अपना करते हैं, तो इन्हीं से करवाओ। तो जो बीच में कभी कभी अपने संस्था के विभाग में बिल्कुल एक इनफॉर्मल तरीके से चीजों को शुरुआत करते थे, अनाउंसमेंट करते थे, यानी नाम लीजिए मन संचालन करते थे, वो अब उन्होंने कहा कि नहीं ये करेगा। तो साहब वो समारोह का हमने संचालन किया 5 दिन, और 5 दिन अब उसमें क्या था कि बाबूजी जो जिनकी याद में उनके बारे में लाइफ को बताना, फिर उनकी चित्र था उस पर माल्यार्पण कराना, 5 संस्थाएं जो नाटक कर रही हैं उनका सहयोग के बारे में वृत्तांत देना, व्याख्या करना कौन, तो ये पूरी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, तो ये सब बातें पूरी विधिवत तरीके से वाकई में एक मन संचालन के तौर पे मुझे करना पड़ा। और फिर 5 दिन करना पड़ा, फिर उसका समापन हुआ, तो हम लोगों ने सारी संस्थाओं को ऑनर किया, तो ये हमारे संचालन में जुड़ गया। अब अगले साल हुआ, कौन करेगा, गोपाल सिन्हा। हमारे लोगों ने सोमेनर में छाप दिया मन संचालन गोपाल सिन्हा, तो ठप्पा लग गया मन संचालन का। जबकि मैं बहुत कुछ इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था, और मुझे लग रहा था कि कोई दूसरा आदमी इसकी बागडोर को संभाले, लेकिन नहीं संभव हुआ। फिर क्या हुआ कि मैं उसको लेके हर साल जब समारोह में हुआ, अब इस बीच में अगर हमारे यहाँ नाट्य की प्रस्तुति होती है, गोपाल यार तुम संचालन कर लो, मैंने कहा मैं एक्ट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, कोई शॉल डाल ली, कोई जैकेट डाल ली, आ गए, फिर गए, लाइट कर रहे हैं तो कंट्रोल रूम से आए, अनाउंसमेंट क्या, चले गए। अब हमारे संस्था ने शुरू किया संगोष्ठियों का संचालन। अच्छा। एक प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों को कहा गया कि भाई आप करिए। हम लोगों ने उस समय कुछ अपने लखनऊ के जो संस्थाएं थी उसमें आपसी संवाद भी शुरू किया था। अब अपनी संस्था में कभी कभी होता है ना कि जब आप कुछ ने काम शुरू किया हुआ तो सब देखें मेरी ओर, यार गोपाल तुम ही संभालो। तो अब संस्थाएं बैठी, उनके अब लोग बैठे हैं, तो लीजिए आज हम अपनी संस्था के द्वारा, हमारी संस्थाएं बैठी हैं, तो आज हमारा ये मुद्दा है, रंगमंच का मुद्दा है, ये है, हम लोग आपस में अब उसको बुलाओ। अब वो जब धीरे धीरे ये शुरू हुई तो मुझ पे मन संचालन की मोहर लगती चली गई। अब हम लोगों ने अब आगे बढ़े तो हम लोगों ने नाट्य विषयक संगोष्ठियों का आयोजन शुरू किया, जिसमें कि ये अपने अच्छी बात आपने छेड़ भी दी, इसके नाते मैं बताना भी चाहूंगा कि हमारी संस्था द्वारा हम लोगों ने अनेक नाट्य संगोष्ठियों के संचालन किए, जिसमें हबीब तनवीर जी, उषा गांगुली, M.K. रैना, भानु भारती,
जितने भी आप नाम ले सकती हैं, हिंदी राम गोपाल बजाज, जितनी भी हिंदी रंगमंच के लोग हैं जाने माने, उन सब ने, चाहे वो लखनऊ के थे, उत्तर प्रदेश के थे या दिल्ली के थे, कहीं के भी थे, उन्होंने हमारी संगोष्ठियों में आके अपना वक्तव्य दिया है। अब इन संगोष्ठियों का संचालन गोपाल आपको करना है। अब जब संगोष्ठी संचालन आप करेंगे तो जो लोग बोलते हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, आपको कुछ उसमें अपना जो ज्ञान है आपको वो भी शेयर करना पड़ता है, कुछ पन्ने पढ़ने पड़ते हैं घर में। तो वो फिर क्या हुआ, अब चांस की बात है तृप्ति जी, कोई मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसको करते करते मैं जब अगर विषय है उस पर फिर पढ़ा लिखा, कौन कौन लोग आ रहे हैं, अब वो जब करते जाता था तो मंच संचालन लोगों को लगा कि मैं ही कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ, लखनऊ में जो संस्थाएं और भी मंच संचालन कर रही थी वो मुझे बुलाने लगी, गोपाल जी कल वो गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें आप मंच संचालन कर दीजिए। तो वो फिर यही नहीं, जैसे कि आपको बताऊं, एक बार यहाँ पर दौर था, शायद 80-90 का होगा, यहाँ पर 90 की बात होगी, 90-2000 के बीच की बात होगी, दशक था वो, जिसमें कि यहाँ पर बहुत सारी टेलीविजन में कमीशन प्रोग्राम्स बनने लगे, सीरियल्स, एक दौर शुरू हुआ तो बहुत से टेलीफिल्म्स बनने लगी। तो लखनऊ में उन्हीं दिनों जब कोई चीज़ होती है तो फिर एसोसिएशन बनती हैं। तो यहाँ पर एक स्थानीय संस्था थी फिल्म्स की, जो लोग फिल्म का निर्माण करते थे, सीरियल्स का, उन्होंने एक सेमिनार रखा फिल्म निर्माण के संबंध में। अच्छा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कह रहे हैं गोपाल जी, मैंने कहा यार भाई मैं तो नाटक का आदमी हूँ, तुम यार फिल्म का कह रहे नहीं, आप करते तो रहते हैं और ये कुछ नहीं, तो आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप इंजीनियर हैं, आप सब कर लेंगे। वो 3 दिन का वो था, सेमिनार था 3 दिन का, और उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों को आके बोलना था। अब उन सारे लोगों का बायोडाटा, उनके बारे में जानना, सब कुछ करना। तो अब जब हुआ तो वाह भाई गोपाल जी को, लोगों को लगा नहीं, हमसे एक आध लोगों ने पूछा तो आप भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जो बाहर के लोग आए थे, आपने किया, आपको तो बड़ी, तो अब मैं उनको असलियत क्या बताता। तो ये जो सिलसिला मेरा मंच संचालन का था, वो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा मेरे साथ लगा कि फिर वो मैं लोगों को मना भी नहीं कर पाता था। और फिर तृप्ति जी, होता है ना, जब आप काम करते हैं और जब वो ठीक होता है और लोगों के बीच में उसकी सराहना होती है, तो फिर आपको यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो फिर मैं एंजॉय करने लगा जब भी मुझसे कोई कहता था। फिर क्या हुआ, दर्पण नाट्य संस्था, अब उनके यहाँ कोई नाटक हो रहा है, कोई विशेष चीज हो रही है, मैं लाइट के लिए आ रहा हूँ, गोपाल ये नाटक शुरुआत तुम्हें करनी है। अरे मैंने कहा सर मैं कहाँ आऊंगा, नहीं नहीं यार। तो थपलियाल जी मुझको लिख के देते थे कि ये तुम्हें बोलना है, लेकिन बोलना तुमको है। तो ये संचालन जो आपने कहा पहलू, तो वाकई में जो मेरी रंग यात्रा थी, ये इसका बहुत अहम हिस्सा बन गया। कि अब बल्कि फिर क्या होने लगा कि जो भी मेरे लखनऊ में मित्र हैं, उनका कोई नाटक हो रहा है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट आदमी आ रहा है, मतलब चीफ गेस्ट बन के, अरे गोपाल जी कल वो फलां को बुला लिया है, वो चीफ जस्टिस हैं, वो हैं, या फलां आ रहे हैं, वो फलां, उसमें तो उषा गांगुली जी भी रहेंगे, वो भी रहेंगी, यार वो शुरुआत में कुछ तो है और हम उनको ऑनर करेंगे, तो आप प्लीज आप कर लो। कई संस्थाएं सम्मान समारोह करती हैं, अरे गोपाल जी आप आ जाओ, आप अच्छी तरीके से कर लोगे। तो मैंने कहा देखो लखनऊ में ऐसे और भी लोग हैं जो मंच संचालन कर सकते हैं, तो मुझे मेरी सीमाओं में रहने दो यार, अब अनाउंसमेंट के लिए और लोगों को बुलाओ। लेकिन अब लोग अपना इतना स्नेह था कि लोग मुझे इसमें बुलाते रहते थे, तो मैं करता रहता था। तो हालांकि फिर धीरे धीरे मैंने इससे अपने आप को अलग करने की कोशिश करी, तो कभी तो फिर बचता रहा। अब मुझे अच्छी बात है कि मेरे इस मंच संचालन के लिए मेरे रिप्लेसमेंट में लोग आ गए हैं। उसमें एक तो नवल शुक्ला हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, आजकल जितनी लखनऊ में फिल्में बन रही हैं काफ़ी उसमें काम कर रहे हैं, इज़ वेरी गुड एक्टर, और मंच संचालन वो करने लगे हैं। एक मतलब जो मंच संचालन की बात कर रहा हूँ जब, तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो वाकई में, और एक है जितेश श्रीवास्तव, वो मंच संचालन करने लगे हैं आजकल। तो वो एक डिजिटल मीडिया पे भी आ रहे हैं, लखनऊ टेलीविजन में भी वो कई प्रोग्राम्स का संचालन करते हैं। तो ये बात सही है, संचालन अपने आप में एक विधा है, और वो विधा बड़ी बड़ी अच्छी है कि लोगों का तो प्रोफेशन है और लोगों का ये बड़ा आनंद आता है
तो वाकई में तृप्ति जी आपने अच्छी बात छेड़ी, मुझे आनंद आता है संचालन में, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत कुछ चीजें मेरे साथ जुड़ती जा रही हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं चीजों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो इधर मैंने अपने आप को काफी कुछ इससे अलग किया है, और थैंक कि हमारे नवल शुक्ला जो हैं उन्होंने बागडोर संभाली है, ऐसे जितेश श्रीवास्तव है, मतलब ऐसे मंच। वैसे तो आप जानती हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं, आप बीएनए में देखती होंगी, आपके टीचर्स हैं या आपके कुलीग्स हैं या कोई भी हो, या होते हैं कोई ना कोई संस्था का आदमी मन संचालन कर लेता है, लेकिन जो मन संचालन के तौर पर चीजें होती हैं उसमें ये दोनों जो हैं उन्होंने मुझे बड़ा रिलीफ दिया है। और ये लेकिन आई लव्ड इट जब भी मुझे बुलाया, और स्पेशली जब नाट्य संगोष्ठियां थी उसमें तो देखिए वो बहुत बातें ऐसी होती हैं जो आपको शेयर करना पड़ता है, आपको एक दूसरे के वक्तव्य से दूसरे को वक्तव्य जोड़ना पड़ता है। तो वो जो रंग संगोष्ठियों का संचालन था वो मेरे बहुत मैंने एंजॉय किया उसको, मैंने बहुत उसको पसंद किया। और साथ में जब कभी मुझे नाटकों का या नाट्य समारोह में मुझे करना पड़ा तो वो आप चूंकि वो अपने ही काम है तो आई एंजॉयड इट। सर आपने इतने सारे निर्देशकों के साथ काम किया है, तो क्या कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो आपके लिए अभी भी भुलाए नहीं भूलते, कुछ ऐसे निर्देशकों के साथ काम के अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? देखिए तृप्ति जी, मुझे लगता है कि जो मेरी रंग यात्रा है और किसी की भी रंग यात्रा, उसमें जिनके साथ आप काम करते हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है जी। और थिएटर में तो डायरेक्टर की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और जो मेरी पूरी यात्रा रही है उसमें अभिनय भी शामिल है और लाइट्स भी शामिल है। बाकी जब मैं डायरेक्ट किया तो उसमें एक्टर्स रहे हैं। मैं उन डायरेक्टर्स का जरूर संस्मरण करना चाह रहा हूँ आज, चूंकि आप मुझसे बात कर रही हैं और मैं अपनी रंग यात्रा को आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो मैं जरूर उन सभी डायरेक्टर्स को याद करना चाहूंगा जिन्होंने कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। अपना जो मेरे अंदर का एक रंगमंच के प्रति जो मेरी आसक्ति थी मैं उसको पूरी कर सका, क्योंकि देखिए बहुत किस्से बहुत हैं हर एक डायरेक्टर के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं खाली उनका नाम वही अपने आप में एक अनुभव है। देखिए सबसे पहले मैंने काम किया केबी चंद्रा जी के बारे में, उनके साथ मैंने काम किया, जो लखनऊ के काफ़ी जाने माने नाट्य निर्देशक रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में आप उपाध्यक्ष थे और कार्य अध्यक्ष थे। उन्होंने सन 58 से लखनऊ में नाटक किया और भव्य मंच सज्जा के लिए जाने जाते थे। मैंने बताया मेरे गुरु समान है। लाइट का जो भी आज मैं हूँ वो मेरे मेंटर थे। उसके बाद हमारे साथ के जो कुलीग्स थे, जो देखिए आप सीखते हैं जिसके साथ काम करते हैं, चाहे वो एक्टर हो डायरेक्टर हो। तो एक्टर्स का भी नाम तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो डायरेक्टर्स मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मेरे कुलीग्स श्याम नारायण, उन्होंने जो डायरेक्ट किया प्ले सादाराप का, सुबीर अधिकारी, उन्होंने एक नाटक किया था मेरा डायरेक्ट भाभी की शादी, के अग्रवाल, बाप रे बाप। उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा जी जो जाने माने नाटककार हैं, आप शायद जानती होंगी, आप दिल्ली में हैं, कि इज अ वेरी गुड डायरेक्टर आल्सो। तो उनका एक प्ले है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो वो लखनऊ में यहाँ पर थे, ही वॉज डायरेक्टर कल्चर अफेयर्स। तो उन्होंने वो अपना प्ले मेरे भाई मेरे दोस्त हम लोग के साथ किया था और उसे मैंने एक्ट किया था। और हम लोग उसको लेके शिमला भी गए, इलाहाबाद, वहाँ हरिद्वार भी गए नाटक करने, तो उनका डायरेक्शन हमको मिला। उसके बाद फिर हमारे संस्था में ही संगम बहुगुणा जाने माने आज के रंगकर्मी हैं लखनऊ के, तमाम प्लेस के वो आजकल डायरेक्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। उनके साथ उनके डायरेक्शन में काम किया। सूरमोहन कुलश्रेष्ठ जी के साथ मैंने उनके प्लेस की लाइटिंग की, और उन्होंने हमारी संस्था में नाटक किया तो भी मैंने लाइटिंग की। उमेर कुमार थपलियाल जी नेम आज हमारे देश के जाने माने हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ एज एन एक्टर भी काम किया और उनकी प्लेस में मैंने लाइट डिजाइनिंग भी करी। उसके बाद जुगल किशोर हमारा था, बहुत अच्छा साथ रहा, तो उनके मैंने प्ले में मैंने एक्ट किया। रंजीत कपूर जी, उनके प्ले में मैंने लखनऊ में उन्होंने दर्पण के साथ प्ले किया था चेकअप की दुनिया, उसमें मैंने लाइट्स करी। और उनका जो प्ले था ये सदस्य सम्मति वाला, उसमें मैंने एक्ट किया था। उसके बाद आलोपी वर्मा जी जो एनएसडी के वही पास आउट हैं, उनकी तो मैंने अभी पिछले कुछ सालों में उन्होंने लखनऊ में कई नाटक किए, सभी में मैंने लाइट्स करी उनकी। और बहुत पहले जब वो लखनऊ संकेत संस्था तब भी वो आए थे,
यहाँ पर उन्होंने नाटक किया था, उनकी प्ले में मैंने लाइट्स करी। फिर एक एनएसडी के हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी, जी। नाट्य रूपांतरण, उन्होंने नाट्य अनुवाद बहुत किए उन्होंने। उन्होंने एक प्ले किया था एक घोड़ा छह सवार, उसमें मैंने एक्ट किया था। अच्छा। तो ये तमाम लिस्ट है डायरेक्टर्स की, जिनका हो सकता है मैं एक आध नाम, डीसी पांडे जी मैंने बताया, उनके साथ मैंने काम किया, जो आईजी पुलिस थे हमारे संस्था के, काफ़ी जाने माने लखनऊ के वो हस्ती हैं, बड़ा प्रमोट किया उन्होंने थिएटर को। तो इस तरह से मैंने लखनऊ में इन तमाम लोगों के साथ, जो हमारे मेरे सहकर्मी थे, हमारे सीनियर थे लखनऊ के, उनके साथ प्लस जो बाहर के लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। और यही काम जो था वो मेरी रंग यात्रा का, चाहे वो मेरे उम्र के लोग थे, चाहे वो मुझसे सीनियर थे, या वो देश के जाने माने नाम थे, इन सब के साथ जो मेरी रंग यात्रा रही है, चाहे वो मेरा अभिनय रहा हो, चाहे वो मेरी लाइट डिजाइनिंग का पार्ट हो, या जो मैंने डायरेक्ट भी मैं कर पाया, ये शायद उनके साथ जो मैंने अनुभव बांटा था वो शायद मैंने वापस कर दिया डायरेक्शन के माध्यम से मंच को। और जिन एक्टर्स का मुझको सहयोग मिला वो मेरे बहुत ही करीब रहे, और उन सबसे मैंने सीखा। मैं रिहर्सल में हमेशा जब कभी भी जाता हूँ, चाहे मैं अभिनय कर रहा हूँ, मैं दूसरा क्या कर रहा है मैं हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ। तो जितने मेरे को एक्टर्स हैं मैं उनको भी याद करता हूँ हमेशा, कि हमेशा उन्होंने मुझे कुछ न कर दिया है। तो जो आपने पूछा वो अनुभव, तो विशेष अनुभव को तो मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, ये जो मेरी जर्नी में जितने तमाम लोग आए, ये सबका अनुभव जो उनके साथ काम करने का था, वही शायद अनुभव आज मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। सर, आपसे बात करते हुए हम आज के साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के बाबत हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये जो माहौल चल रहा है इस समय कोरोना पैंडेमिक का, कोरोना पैंडेमिक, और जिसे हम कहते हैं कोरोना काल, तो इसने वाकई में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो जो क्रिएटिविटी की जो एक अंदर ललक होती है, जो रचनात्मकता होती है, वो जब तक आदमी उसमें जुटता नहीं है, करने का मौका नहीं मिलता है, तो बड़ी छटपटाहट होती है। लेकिन इस कोरोना काल में हम सब लोग अपनी घर की सीमाओं में कैद हो गए। वो ज़रूरी भी था हमारे जीवन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन जो हमारे अंदर की एक क्रिएटिविटी है वो कैसे आगे आए, कैसे जाए, हम कैसे उसको लाएं, वो कहीं संभव नहीं था जो प्रेजेंट माहौल है, क्योंकि मंच तक आप जा नहीं सकते, आप कुछ रिहर्सल कर नहीं सकते। तो ऐसे में जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत मदद करी हमारी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब ये लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि कहते हैं ना, किसी भी चीज के लिए, कोई भी चाहे वो आर्ट हो, चाहे कोई भी बात हो, उसके लिए संवाद बहुत जरूरी है। हमारे समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी क्रिया हो, संवाद बहुत होना चाहिए। हमारा परिवार हो, हमारे परिवार सदस्य हो, हमारा रंगकर्म हो, तो जो संवाद है, इसके लिए जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे काम आ रही है, तो इसमें मैं समझता हूं कि इसका जो सदुपयोग जो आपके बीएनए के डायरेक्टर रमेशचंद्र गुप्ता जी ने किया, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत ही उत्साही हैं, और आपके मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये निश्चय रूप से निश्चित तौर पर बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि जो तमाम लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या जो उनकी रचनात्मकता मंच पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम लोग थिएटर से जुड़े हैं, या जो थिएटर के और भी जो अंग हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनके जो अनुभव हैं, उनकी जो यात्रा रही है, यही अपने आप में अगर हम शेयर करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें ये संप्रेषित कर जाती है। और यही संवाद हमारे आगे आने वाले समय में हम सब के लिए, जितने भी रंगकर्मी हैं, निश्चित तौर पे ये फायदेमंद होगी। इसके लिए भारतीय नाट्य अकेडमी की जो ये पहल है रंग समागम की, जिसमें आप रंगकर्मियों को बुला के उनके अनुभवों को साझा कर रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित तौर पर भारतीय नाट्य अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं रमेशचंद्र गुप्ता जी, उनको साधुवाद, मंत्री जी को साधुवाद, और जो संस्कृति विभाग के निदेशक हैं
सचिव हैं, यानी जो भी पूरा तंत्र, शासकीय तंत्र इसमें इन्वॉल्व है, नेचुरली उसी की वजह से आप हैं, उसी की वजह से हम हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है जी। तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा सभी को। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी रंग यात्रा का अनुभव हमारे साथ साझा किया, इतना विस्तार रूप से आपने हर बात को, हर चीज को समझाया, हमें बताया, बहुत सारी नई जानकारियां भी मिली। आपने अपने व्यस्त क्षणों में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। तृप्ति जी, ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आज के इस दौर में जब हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम आज हमने वो सब अपनी यात्रा को रिवाइंड किया, आपसे शेयर किया, और बहुत कुछ उस रिवाइंड करने में मुझे जो एनर्जी मिली है, मुझे पता नहीं जो मैंने शेयर किया है वो सुनने वालों को कैसा लगता है, लेकिन मैं बहुत स्वागत हो रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो इस रिवाइंड से जो मेरे अंदर ऊर्जा आई है उसने मुझे बहुत कुछ जान दे दी है, और इस जान के लिए तृप्ति जी और आप उसका माध्यम बनी। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। और आप तृप्ति जी, व्यक्तिगत रूप से आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप चूंकि इसी रंगकर्म में हैं तो आप बहुत तरक्की करें, एक जो भी आप चाहती हैं उस मुकाम तक आप पहुंचें। और बीएनए को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उनकी जो गतिविधियां हैं वो भी निरंतर फली फूलती रहें और अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से छात्र निकल कर इस रंगकर्म को रोशन करते रहें। धन्यवाद।